नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 अगस्त 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है डेटा कानून में देरी। भारत सरकार के द्वारा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के संदर्भ में जो कानून लाया गया था, उसको सरकार ने वापस लिया है। इस कानून को अभी संसद की प्रक्रियाओं में ही रखा गया था, लेकिन अब सरकार इसे वापस ले रही है। तो हम अलग अलग कारण देखेंगे कि वापस लिया जा रहा है, इसमें क्या विवादित बिंदु हैं और किस लिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा आलेख 5G नीलामी से दूरसंचार क्षेत्र पर जो प्रभाव है उसके संदर्भ में है। 5G में जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी के संदर्भ में प्रक्रिया एक तरह से चल रही हैं और उसी के प्रभाव एक तरह से क्या होंगे वो हम प्रमुख रूप से देखेंगे। आज के तीसरे आलेख में हम राजस्थान में नदीस और ओरन का जो तंत्र है उसका किस तरह से वहाँ पर लाभ हो रहा है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। चौथे आलेख में भारत में जो वर्चुअल हर्बेरियम की शुरुआत की गई है पिछले माह जुलाई में, उसके अलग अलग जो लाभ हैं वो प्रमुख रूप से देखेंगे। और अंत में रॉक आगम की जो प्रजाति है उसके अध्ययन से किस तरह के परिणाम सामने आए हैं उसके संदर्भ में हम अलग अलग जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। और अंत में हमारी इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के समाचार विश्लेषण के पहले आलेख को हम देखते हैं, डाटा लॉ डिले। भारत सरकार के द्वारा संसद में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के संदर्भ में जो बिल 2019 में प्रमुख रूप से प्रस्तावित था, उसे अब सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। अलग अलग इसके जो पक्ष हैं वो हम देखते हैं। यह आलेख प्रश्न संख्या 12 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में सरकारी नीतियों के संदर्भ में प्रमुख रूप से अलग अलग जो पक्ष होते हैं उनसे संबंधित हैं। जब हम व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इसका आधार क्या था, क्योंकि जैसे जैसे भारत में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा था, डाटा का जो उपयोग है उसके संदर्भ में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। क्योंकि जो डाटा था वो कहीं ना कहीं आपकी निजता के अधिकार के साथ में भी एक जुड़ा हुआ भाग था। 2017 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी हम निजता के अधिकार की बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान में जो एक गारंटी दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, उसके साथ जुड़ा हुआ अधिकार है और उसी के आंतरिक हिस्से के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। और इसी फैसले के आलोक में अगर हम देखें तो भारत सरकार पर एक तरह से ये दबाव बढ़ा कि अलग अलग जो तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जैसे हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो भी एक तरह से भारत में व्यक्तियों के डाटा का उपयोग कर रहे हैं, उनको वो कैसे एक तरह से संभालते हैं, किस तरह से उसको संरक्षित करते हैं, इसके बारे में सरकार को एक तरह से चिंताएं हुई। क्योंकि इस फैसले ने निजता के अधिकार को काफ़ी व्यापक बना दिया कि जो भी डाटा किसी व्यक्ति का उपयोग किया जा रहा है किसी तकनीकी कंपनी के द्वारा, वहां पर संरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए 2017 में ही सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इस समिति से प्रमुख रूप से कुछ सिफारिशें मांगी गई। इसी के साथ साथ इस समिति से डाटा सुरक्षा के संदर्भ में एक नियामक ढांचा बनाने के लिए भी कहा गया और समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस नियामक ढांचे के बारे में प्रमुख रूप से बात कही भी गई। आगे चलकर 27 जुलाई 2018 को BN श्रीकृष्णा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और डाटा संरक्षण के संदर्भ में जो विधेयक हो सकता है उसका एक मसौदा भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा। और इसी के एक वर्ष के बाद अगर हम देखें तो संसद में इस मंत्रालय के द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया जो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था और जो BN श्रीकृष्णा समिति के द्वारा प्रस्ताव एक तरह से दिए गए थे, अगर हम तुलना करके देखें तो केंद्र सरकार को ज़्यादा नियंत्रण वहाँ पर दे दिया गया था, जबकि BN श्रीकृष्णा समिति ने ऐसा नहीं कहा था जो अपने प्रस्ताव उन्होंने भेजे थे। इस आधार पर अगर हम देखें तो न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्णा ने इसकी आलोचना भी की थी कि सरकार को जो सिफारिशें दी गई हैं उससे अलग हटके सरकार ने केंद्र सरकार को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया है इस बिल में। तो यह प्रमुख रूप से थोड़ा विवादित था। जब आगे चलकर इसमें विवाद की स्थितियां थोड़ी बढ़ी तो संसद में जो हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है यानी संयुक्त संसदीय समिति, उसके माध्यम से इस विधेयक की एक तरह से जांच करने की प्रक्रिया शुरू हुई और विचार विमर्श की जो प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर नवंबर 2021 में JPC ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। यहाँ पर अगर हम सबसे विवादित धारा 35 की बात करें, धारा 35 जो इस विधेयक में प्रमुख रूप से उपस्थित है, उसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के अधीन जो भी सरकारी एजेंसियां हैं वो सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता,
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा, ये कारण एक तरह से अगर बताती हैं तो उसके आधार पर उनको किसी भी तरह के डाटा के उपयोग करने या निजता के संबंध में जो अधिकार हो सकते हैं डाटा को लेकर, उससे अलग हटकर अधिकार मिल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कानून से अलग हटके जो सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं उनको काफ़ी सख्तियां दे दी गई हैं। अगर कुछ कारण सिद्ध हो जाते हैं डाटा के संदर्भ में किसी भी तरह के, अगर निजता के अधिकार के संरक्षण की बात आती है तो वो संरक्षण नहीं किया जाएगा अगर निम्न कारण दे दिए जाएं: सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या राज्य की सुरक्षा। तो धारा 35 के संदर्भ में आप देखें कि जेपीसी के द्वारा जो अपनी सिफारिशें दी गई विचार विमर्श के बाद, वहां पर उन्होंने धारा 35 को मंजूरी दी और इस आधार पर भी इसका विरोध किया गया। अब अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो सरकार के द्वारा यह बिल वापस क्यों लिया गया है, यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि जो भी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा संशोधन, सिफारिश या सुधार एक तरह से बताए गए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस रूप में आप देखें कि अगर इतने परिवर्तन करने हैं तो सरकार का मानना है कि हम विधेयक को वापस करके एक नए विधेयक को लेकर आते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े परिवर्तन हो जाएंगे तो आधारभूत जो हमारा विधेयक है उसमें ही परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए एक नए विधेयक की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। एक और अगर हम पक्ष देखें तो संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि विधेयक के दायरे में केवल व्यक्तिगत डाटा न रखा जाए बल्कि सभी प्रकार के डाटा हैं उनको कवर किया जाए। तो एक तरह से व्यक्तिगत डाटा के अलावा अन्य डाटा को भी कवर करने के लिए इस कानून में जो सुधार है वो होना चाहिए। तो अगर इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है तो जो पुट्टुस्वामी निर्णय के माध्यम से कहा गया था कि निजता के अधिकार का संरक्षण किया जाए, उससे अलग हटकर इसको काफ़ी विस्तारित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार यह भी बात कह रही है कि जब इस कानून का आधार विस्तारित करने की सिफारिश संयुक्त संसदीय समिति ने की है तो हमें एक तरह से नया विधेयक लाना चाहिए, क्योंकि विधेयक का जो आधार रखा गया था वो व्यक्तिगत डाटा के रूप में प्रमुख रूप से संरक्षण की बात कर रहा था। लेकिन अगर व्यक्तिगत डाटा के अलावा अन्य प्रकार के सभी डाटा को कवर किया जाएगा तो उसके लिए एक नए विधेयक की आवश्यकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि भारतीय जो स्टार्टअप हैं उन्होंने भी सरकार के पास अपना विरोध दर्ज कराया था इस विधेयक को लेकर। उनका यह कहना था कि डाटा का जो स्थानीयकरण है, लोकलाइजेशन है, कि डाटा कहाँ पर संरक्षित किया जाएगा, उसकी जो शर्तें हैं वो भारतीय स्टार्टअप के लिए काफ़ी एक तरह से समस्याएं बढ़ा सकती हैं। तो इस रूप में सरकार पर एक दबाव था कि सरकार जो विधेयक लेकर आगे बढ़ रही है उसमें कुछ परिवर्तन करें। तो सरकार को लगता है कि जब बड़े परिवर्तन करने हैं तो हम नया विधेयक ही क्यों न लेकर आएँ, तो इसीलिए इस विधेयक को अब वापस लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से यह जो बिल प्रमुख रूप से इस कानून के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर अगर हम डाटा स्थानीयकरण की बात करें तो यह प्रमुख रूप से यह तथ्य बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा, जहां पर किसी व्यक्ति की किसी विशेषता के बारे में जानकारी है या कोई विशेष जानकारी एक तरह से संरक्षित है जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट या एट्रीब्यूट कोई विशेषता हो सकती है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान एक तरह से की जा सकती है, उसको व्यक्तिगत डाटा का एक आधार माना गया है। इसी के साथ साथ विधेयक में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की एक उप श्रेणी बनाई जाएगी और किसी व्यक्ति के वित्त, स्वास्थ्य, यौन अभिविन्यास और प्रथाओं, जाति, राजनीतिक और धार्मिक विश्वास और बायोमेट्रिक और आनुवंशिक डाटा का एक तरह से विवरण यहाँ पर रहेगा। तो ये संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा है जिसका संरक्षण किया जाएगा। अब अगर महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा है तो इसकी जो श्रेणी है, भविष्य में ये कहा गया है कि इसको केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। यानी महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की श्रेणी क्या होगी, ये भविष्य में सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तो अगर व्यक्तिगत डाटा के संदर्भ में जो परिभाषा है उसको विस्तारित किया जाता है तो निजता के अधिकार को और ज्यादा विस्तारित कर दिया जाएगा। इस रूप में जो बात विधेयक में की जा रही है, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के केवल नाम के आधार पर पहचान है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि नाम, उम्र, उसके बैंक खाते क्या हैं, उसके द्वारा बचत योजनाएं कौन सी संचालित की जा रही हैं, उसके द्वारा कौन से प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग किए जा रहे हैं, उसके राजनीतिक विचार क्या हैं, ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो निजता के अधिकार में एक तरह से आते हैं। तो अगर इसको व्यापक कर दिया जाता है और ये संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा मान लिया जाता है जो सरकार बाद में अधिसूचित करेगी बिल के पारित होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में निजता के अधिकार को संरक्षण की जो स्थितियां हैं वो व्यापक हो जाएंगी और ये तकनीकी कंपनियां, खास तौर से हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके लिए समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो यह भी प्रमुख रूप से एक समस्या है कि जो डाटा है
किसको हम एक तरह से बहुत संवेदनशील, किसको महत्वपूर्ण और किसको बिल्कुल सामान्य व्यक्तिगत डाटा मानेंगे। तो ये अंतर प्रमुख रूप से समस्या यहाँ पर बना रहा है। बिल में यह भी कहा गया है कि जो भी संवेदनशील पर्सनल डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए, उपयोग करने के लिए विदेश में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कॉपी भारत में जरूर रखी जानी चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा है उसको केवल भारत में संग्रहित और संसाधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम बात करते हैं सेंसिटिव यानी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, तो ये विदेश में एक तरह से जा सकता है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन इसकी कॉपी भारत में है। लेकिन जिस डाटा को सरकार महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा घोषित कर देगी उसका संग्रहण और संसाधन यानी उपयोग करना या प्रोसेस करना केवल और केवल भारत में हो सकता है। इस तरह की जो शर्त है वो डाटा के विदेशों में ट्रांसफर होने की स्थितियों को कहीं ना कहीं रोकेगी। तो डाटा भारत में रहेगा प्रोसेस करने के लिए या विदेश में जाएगा, इसको लेकर विवाद की स्थिति बनेगी। क्योंकि हम ध्यान रखें, पीछे हमने एक तरह से अभी बात कही है कि महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा क्या होगा, यह श्रेणी भारत सरकार आगे चलकर अधिसूचित करेगी। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा ये किसी को नहीं पता। तो आगे चलकर अगर महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की श्रेणी बड़ी कर दी जाती है, इस डाटा को आप केवल और केवल भारत में संग्रहित कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तकनीकी कंपनियों के लिए, बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी समस्याएं बना सकता है। इसी के साथ साथ बिल में उन शर्तों को भी निर्धारित किया गया है जिसमें संवेदनशील डाटा को विदेश में भेजा जाता है। जैसे अगर हम सरकारी अधिकृत अनुबंध की बात करें, यानी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके संदर्भ में जो डाटा है वो विदेश में भेजा जा सकता है, लेकिन उसकी भी शर्तें इस बिल में एक तरह से बताई गई हैं। अब जब हम डाटा के स्थानीयकरण की बात करते हैं कि डाटा भारत में संरक्षित होगा या विदेश में, तो इसके संदर्भ में हमें अपने कानून में परिवर्तन करने ही होंगे और उसमें नियम बनाने ही पड़ेंगे। कारण वर्तमान समय में अगर हम देखें तो डाटा को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए डाटा सबसे बड़ा एक तरह से स्रोत है। तो रणनीतिक और वाणिज्यिक रूप में डाटा का महत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए कई देशों में डाटा के स्थानीयकरण को लेकर प्रावधान किए गए हैं। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के जो व्यवसाय हैं उनमें स्थानीयकरण की प्रक्रिया से प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें, अगर मान लीजिए ऐसा प्रावधान हो जाए कि किसी व्यक्ति के निजी जो आंकड़े हैं उनको केवल और केवल भारत में संरक्षित करना है, आप विदेश में नहीं ले जाते हैं, तो फेसबुक को इस तरह के डाटा संरक्षण की प्रक्रियाएं भारत में करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं कंपनियों में ज्यादा व्यय की स्थितियों को बढ़ाने वाला भी बनाएगा। तो इस रूप में डाटा कहां पर संरक्षित किया जाएगा और कहां पर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, ये सारी जो समस्याएं हैं वो बिल में प्रमुख रूप से बनी हुई हैं। जैसा हमने प्रारंभ में देखा, भारत सरकार के द्वारा जो तकनीकी उद्योग की कंपनियां हैं उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया, खासतौर से भारतीय स्टार्टअप। उनका यह कहना है कि डाटा आप कहां पर उसको रखने की शर्त रखते हैं, ये उनके बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होता है उसको बढ़ा देगा। क्योंकि जितने भी भारत में स्टार्टअप है प्रमुख रूप से वो ग्राहक प्रबंधन, विश्लेषण और विपणन जैसी सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि फेसबुक में किसी भी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता लगाया जाता है कि आप मान लीजिए खेल से संबंधित अलग अलग घटनाओं को फेसबुक में देखते हैं, तो जब भी आप फेसबुक अपना स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो आपको खेल से संबंधित सूचनाएं लगातार दी जाती हैं। आपकी जो रुचि है उसके अनुसार फेसबुक पर आपको सजेशन या सुझाव दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम ट्विटर की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, इसी तरीके से अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो उनके पास जो भी ग्राहक होते हैं, तो ग्राहक का प्रबंधन कैसे करना है, ग्राहक की क्या आवश्यकताएं हैं, ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारा जो विश्लेषण है और मार्केटिंग के संदर्भ में प्रमुख रूप से जो प्रक्रियाएं हैं वो सेवाएं भारतीय स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से लेते हैं। तो इस आधार पर अगर स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अपनी सुविधाएं लेते हैं तो उन्हें डाटा भारतीयों का विदेश में भेजना पड़ेगा। इस आधार पर आप देखें तो जो नया कानून आ रहा है उस आधार पर जो भारतीय स्टार्टअप हैं वो विदेशों में अपने ग्राहकों के डाटा को नहीं भेज पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो स्टार्टअप के काम करने की प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्टार्टअप अपने डाटा को कहीं पर संरक्षित करने के लिए किस कंपनी का एक तरह से सहारा लेते हैं, भारतीय कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो उनकी पसंद एक तरह से सीमित हो जाएगी। क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मदद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारतीयों का जो संवेदनशील डाटा है वो कहाँ जा रहा है, विदेश में। अगर महत्वपूर्ण संवेदनशील डाटा है जो भारत सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है, तो अगर भारत सरकार ने किसी डाटा को महत्वपूर्ण संवेदनशील डाटा बता दिया है तो भारतीय स्टार्टअप वो डाटा विदेश में नहीं भेज सकता है, उसे केवल और केवल भारत में रखा जाएगा और यहीं पर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी।
तो आप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जगह पर केवल भारतीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। तो ये स्टार्टअप के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन रही है। तो उनका ये मानना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करने में उनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और ये उनकी लागत को बढ़ाएगा। इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि जो भारतीय स्टार्टअप अमेरिका या यूरोप की कंपनियों का एक तरह से सहारा लेकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, इन कंपनियों ने भी एक तरह से भारत सरकार पर दबाव बनाया। तो अमेरिका में अलग अलग कंपनियां जो इस तरह के काम करती हैं, इस तरह की सेवाएं भारतीय स्टार्टअप को देती हैं, तो उनका एक जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसने मिलकर इस बिल के खिलाफ एक तरह से जो कह सकते हैं कि लॉबिंग है उसको शुरू किया। इस प्रकार की लॉबिंग जो की गई वो एक तरह से भारत सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने में सफल रहा। तो भारत पर जिस तरह से दबाव अमेरिकी कंपनियों के इस समूह के द्वारा डाला गया कि अगर आप डाटा संरक्षण के इस बिल को पारित करते हैं तो हमारा कामकाज प्रभावित होगा और ये प्रक्रिया एक तरह से हम नहीं चाहते हैं। तो इस आधार पर आप देखें यह भी एक तरह से आरोप लगता है कि इस दबाव में आकर सरकार के द्वारा यह बिल वापस लिया गया है। इस बिल के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जो विवाद है वह संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिफारिश में संयुक्त संसदीय समिति ने यह कहा था कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जैसे हम फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, उनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की बात की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए ट्विटर पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पोस्ट शेयर किया गया है। अभी तक ये होता है कि जो ट्विटर है उसको एक ऑनलाइन बिचौलिया या एक तरह से ऑनलाइन इंटरमीडियरी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यह सिफारिश की गई कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट एक तरह से डाला हुआ है तो उस व्यक्ति ने ही जो ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है उसको एक तरह से सामग्री का प्रकाशक माना जाएगा। यानी आपने अपने प्लेटफॉर्म पर वो सामग्री एक तरह से पोस्ट कराई है और जिस व्यक्ति ने करी है उसके ऊपर तो कार्रवाई की स्थिति है ही है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर है तो आप एक सामग्री प्रकाशक की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो पोस्ट किया गया विवादित, उसके लिए आप एक तरह से होस्ट या मेजबान हो जाते हैं। तो अभी तक ट्विटर या फेसबुक की बात करें तो वो केवल ऑनलाइन बिचौलिए या ऑनलाइन मध्यस्थ या ऑनलाइन इंटरमीडियरी कहला रहे थे, लेकिन जो जेपीसी की सिफारिश आई थी उसमें यह कहा गया कि ये जो सोशल मीडिया कंपनी है इनको सामग्री प्रकाशक की श्रेणी में डाला जाए। इस आधार पर इनका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इस कारण भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया कंपनियां बहुत चिंतित थी। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि सरकार के द्वारा यह जो बिल है वापस लिया गया है और भविष्य में जो भी चिंता यहाँ पर व्यक्त की गई हैं उसके आधार पर समाधान के रूप में एक नया बिल प्रस्तुत जल्द किया जाएगा। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, हाउ विल द 5G ऑक्शन इम्पैक्ट द सेक्टर। भारत में 5G सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम की जो बिक्री है उसकी प्रक्रियाएं प्रमुख रूप से संचालित हो चुकी हैं। 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद दूरसंचार क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है। भारत सरकार के द्वारा 5G सेवाओं के लिए जो स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है उसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अलग अलग जो आवंटन की खरीद की है उसको अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 3 बैंड के स्पेक्ट्रम है, यानी 3 आवृत्ति के स्पेक्ट्रम है जिनको आवंटन के लिए आगे बढ़ाया गया, जिसमें निम्न आवृत्ति 600, 700, 800, 900, 1800, 2100 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड से है। मध्य यानी अगर हम मीडियम की बात करें तो 3300 मेगाहर्ट्ज और उच्च यानी हायर फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो 26 गीगाहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पर लगभग 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर जो आवृत्ति है वो उच्च बैंड में प्रमुख रूप से जारी की गई। तो ये नीलामी के लिए एक तरह से इसको सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। अगर हम लो बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये बहुत व्यापक एरिया में एक तरह से 5G सेवाओं के लिए कवरेज प्रदान करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम डाटा की गति की बात करें और विलंबता की बात करें, विलंबता प्रमुख रूप से आप देखें तो जब भी कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं तो वहां पर जितना समय एक तरह से आपको लग रहा है तो वो सारी स्थिति आप देखें तो 4G से थोड़ा सा कह सकते हैं स्थिति सुधरी होती है। यहाँ पर जो भी सुविधा आपको लो बैंड में मिलेगी 5G के लिए वो इस पर ज़्यादा निर्भर करती है कि जो भी एक तरह से स्रोत हैं, यानी जहाँ से आपको सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी आपका मोबाइल टावर है उसके कितना आप एक तरह से नज़दीक हैं, उस आधार पर आपकी गति और विलंबता की स्थिति सुधरती है। अगर हम हाई बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर 2 GB एक तरह से आप देखें तो डाउनलोड अपलोड की जो स्पीड है वो प्रमुख रूप से मिल सकती है। तो गति यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्या ये है कि लगभग 1 मील से कम दूरी अगर हम देखें तो वहां पर ये सुविधाएं बेहतर हैं, यानी मोबाइल टावर से 1 मील तक की दूरी तक ये सुविधाएं बेहतर हैं। उससे आगे जाने पर यहाँ पर सुविधाओं में या स्पीड में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम लो बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो खिड़कियों और दीवारों के आर पार की स्थितियों में इसके द्वारा प्रमुख रूप से डाटा का जो आदान प्रदान है वो तेजी से किया जाता है। जब हम मिड बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये उच्च और निम्न के बीच में रहता है और लंबी दूरी पर डाटा बड़े पैमाने पर ले जा सकता है और गति भी एक तरह से ये बनाए रख सकता है।
अगर हम मिड और हाई बैंड की बात करें तो यहाँ पर नीलामी में सबसे अधिक ध्यान इसी ने आकर्षित किया और जितना स्पेक्ट्रम सरकार ने मिड और हाई बैंड में रखा था उसका लगभग 76 और 72% बिक गया। तो आप देखें तो मिड और हाई बैंड ज्यादा एक तरह से स्पेक्ट्रम बिका है, लो बैंड स्पेक्ट्रम उतना ज्यादा बिक्री में आगे नहीं गया है। हमें यह तथ्य ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत का जो दूरसंचार क्षेत्र है वो मूल्य संवेदनशील और प्रतिस्पर्धी बाजार है और यहाँ पे प्रमुख रूप से पूंजी प्रधान स्थिति एक तरह से बनती है। यानी अगर आप प्रौद्योगिकी में किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं, सेवाओं में सुधार करते हैं, तो आपको लगातार निवेश करना पड़ता है। और पिछले दशक में आप देखें तो प्रमुख रूप से अगर हम जियो की बात करें तो उसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने से टैरिफ या जो शुल्क एक तरह से इन सुविधाओं पर लग रहा है और जो भी उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जा रहा है उसमें काफ़ी एक तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, साथ साथ जो मूल्य है उसमें कुछ गिरावट आई है। तो इस रूप में आप देखें कंपनियों के लिए जो वित्तीय संकट है उसकी स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने मूल्य कम रखकर अच्छी गुणवत्ता देनी होती है क्योंकि दूसरी कंपनी आपसे बेहतर काम कर रही है। तो इसीलिए अगर 5G की एक तरह से सुविधाएं लाई जाती हैं तो निवेश प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र में करना पड़ेगा। तो माना यह जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद इस सेक्टर में यानी दूरसंचार क्षेत्र में ऋण की स्थितियां एक तरह से बढ़ेंगी। किसी भी कंपनी के द्वारा जिसने 5G स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया है अगर वो सुविधाओं को आगे विस्तारित करना चाहता है तो उससे जो आधारभूत ढांचा है वहां पर प्रमुख रूप से निवेश करने की आवश्यकता है। तो अगर इस तरह का निवेश उसके द्वारा किया जाएगा तो इस निवेश के लिए उसे बाजार से ऋण की स्थितियों में जाना पड़ेगा। तो माना यह जा रहा है कि ऋण की जो स्थितियां हैं वो दूरसंचार कंपनियों पर बढ़ सकती हैं और इस तरह का अनुमान है कि स्पेक्ट्रम खरीद के साथ ही जो भी दूरसंचार कंपनियों पर कर्ज है वो लगभग 6.1 लाख करोड़ के आसपास तक बढ़ सकता है और जो भी एक तरह से कर्ज की स्थिति बढ़ेगी इस 5G स्पेक्ट्रम के बाद, माना यह जा रहा है कि आप बेहतर सुविधाएं 5G के बाद देंगे तो इस आधार पर उपभोक्ता से जो आप टैरिफ ले रहे हैं, जो शुल्क ले रहे हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि अगला जो वित्तीय वर्ष होगा वहां पर जो वित्तीय दायित्व है उसको पूरा करने में दूरसंचार कंपनियां सफल हो पाएंगी क्योंकि आप 5G के माध्यम से एक नवीन और तेज सेवाएं उपभोक्ता को देने वाले हैं। तो उसके बदले आप बेहतर जो मूल्य है वो उपभोक्ता से ले सकते हैं। इस आधार पर ऋण की जो बड़ी स्थिति है उसको नियंत्रित करने में दूरसंचार कंपनियां कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगी। दूरसंचार कंपनियों को अगर 5G सुविधाओं को एक तरह से क्रियान्वित करना है तो कौन से अपग्रेड उनको एक तरह से आवश्यक है जो करने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 5G सेवाओं को कब एक तरह से शुरू करते हैं और माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में इसके शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन अगर आप अगले वित्तीय वर्ष में इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसके पहले दूरसंचार कंपनियों को जो फाइबराइजेशन की प्रक्रिया है उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। जब हम फाइबराइजेशन की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में हम अपने समाचार विश्लेषण में विस्तृत रूप में चर्चा कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। फाइबराइजेशन प्रमुख रूप से मतलब ये है कि जो भी हमारे एक तरह से मोबाइल टावर है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पहुंचना। तो ये सुविधाएं करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र को व्यय भी करना है और उसमें कुछ समय भी लगेगा। फाइबराइजेशन का कार्य पूरा होने के बाद ही प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हम 5G सेवाओं को एक तरह से आगे ला सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी एक तरह से 5G सेवाएं देने की एक शर्त है उसमें सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 5G लाइसेंस प्राप्त करने के पहले वर्ष तक प्रत्येक सर्कल जो भी दूरसंचार का है वहां पर कम से कम एक शहर में वाणिज्यिक रूप में आपको 5G सेवाएं शुरू करनी है। तो आप अपनी दूरसंचार सेवाओं को प्रारंभ करने की जो स्थितियां हैं वो लाइसेंस प्राप्त करने के एक वर्ष के अंदर अंदर किसी भी दूरसंचार सर्कल के कम से कम एक शहर में आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह से अपग्रेड या कह सकते हैं उन्नयन है जो 5G सेवाओं के लिए दूरसंचार कंपनियों को करना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी उनके द्वारा व्यय प्रमुख रूप से किया जाएगा जिसमें हम फाइबराइजेशन की बात करें और नए रूप में 5G सेवाओं को प्रारंभ करना, दोनों पर ही उन्हें आधारभूत ढांचे में प्रमुख रूप से व्यय करना है। दूरसंचार क्षेत्र में अगर हम कर्ज की स्थितियों को देखें तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपए के जो कर्ज हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर एक कह सकते हैं कि स्थिति आसान ये हुई है कि अगर 5G सेवाओं को एक तरह से प्रारंभ किया जाता है तो जो एक तरह से नगद प्रवाह है वह दूरसंचार क्षेत्र में मजबूत होगा क्योंकि आप नई सुविधाएं एक तरह से दे रहे हैं और जो भी नया स्पेक्ट्रम 5G सेवाओं के लिए नीलाम किया गया है इसके लिए प्रमुख रूप से आप देखें कि दूरसंचार कंपनियों पर जो भी बोझ है वो भुगतान का बहुत अधिक नहीं है। इसके साथ साथ उनकी जो परिचालन जो ऑपरेशनल एक तरह से स्थिति है वो मजबूत होगी क्योंकि 5G के माध्यम से वो ज़्यादा बेहतर गुणवत्ता की सुविधाएं देंगे। दूरसंचार कंपनियों के अगर हम भुगतान की एक तरह से स्थितियों की बात करें तो भुगतान को लेकर वहाँ पर बोझ ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि पहली बार
स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर कोई भी अग्रिम भुगतान करने की एक शर्त यहाँ पर नहीं रखी गई है। किसी भी दूरसंचार कंपनी के द्वारा जो 5G स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया है उसके लिए जो भुगतान है वह प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 20 समान वार्षिक किस्तों के रूप में करना है और यही प्रमुख रूप से अग्रिम भुगतान माना जाएगा। यानी मान लीजिए अगर किसी कंपनी को 200 रुपए का कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम का भुगतान करना है, अगर हम इसकी 20 समान वार्षिक किस्तों की बात करें तो हर साल 10-10 रुपए का भुगतान एक तरह से होना चाहिए। तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 200 रुपए। तो ये जो 10 रुपए हैं आपको वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भुगतान कर देना है। तो हर साल में जो भी आपकी 20 समान वार्षिक किस्तें बनती हैं आपके स्पेक्ट्रम के मूल्य का, वो आपको भुगतान करना है। इसी के साथ साथ अगर हम ARPU यानी प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व की बात करें, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो ये स्थिति भी एक तरह से बढ़ेगी और ये दूरसंचार कंपनियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा। हम ध्यान रखें 5G सेवाओं के संदर्भ में ग्रामीण भारत में इसको विस्तारित करने की स्थिति अभी एक तरह से नहीं है। तो इसीलिए जो भी दूरसंचार कंपनियां हैं उनके पास अच्छा रिटर्न कमाने का मौका है, क्योंकि इन्हें इस सुविधाओं को केवल प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए दूरसंचार कंपनियों के लिए कर्ज की स्थिति बहुत खराब नहीं होगी, कारण ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से जो सुविधाएं हैं उसको लेकर ऐसा कोई उत्तरदायित्व उनके ऊपर अभी नहीं है। तो उस शहरी क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के माध्यम से अच्छे रिटर्न प्राप्त करके और 5G सुविधाएं अगर दी जाएंगी तो उनमें जो टैरिफ या शुल्क होंगे वो भी बढ़े होंगे। तो इस रूप में दूरसंचार कंपनियों के लाभ भी बढ़ेंगे। 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की जो स्थितियां हुई हैं उसके बाद माना जा रहा है कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र में स्थितियां ज़्यादा बेहतर रूप में आगे बढ़ पाएंगी, जैसा अगर हम पिछले 4 से 5 सालों में देखें कि वो समस्याओं से ग्रसित थे। प्रमुख रूप से कर्ज की जो स्थिति उनके ऊपर थी वो ज़्यादा एक तरह से खराब नहीं होगी और वो मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। आज का अगला आलेख हम देखते हैं और ये राजस्थान में अगर हम नदी या तालाब की बात करें तो उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से यहाँ पर आलेख पे चर्चा की गई है कि शुष्क मौसम में किस तरह से उनके द्वारा राजस्थान में जो भी एक तरह से वहाँ पर जल की एक आवश्यकता है, साथ साथ वनस्पतियों या अगर हम जंगली जीवों की बात करें उनके लिए पेयजल की जो आवश्यकता है, या कृषि में मान लीजिए जो जल की आवश्यकता है, उसके लिए एक बीमा की तरह ये काम कर रहे हैं। अगर हम नदीस की बात करें जिनको तालाब भी कहा जाता है, साथ साथ ओरन की अगर हम बात करें, तो दोनों जो हमारे अलग अलग शब्द हैं नदीस या तालाब, या अगर हम ओरन की बात करें तो ये एक तरह से नदीस या तालाब का भाग है। तो ये प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि किसी भी जमीन के भाग में एक तरह से गर्त या गड्ढे का इस तरह से भाग होता है जहां पर वर्षा के समय एक तरह से पानी इकट्ठा होता है। इसमें किनारे किनारे अगर हम देखें तो तटबंध बना दिए जाते हैं, यानी इसको एक तरह से मजबूत ऐसे कर दिया जाता है कि पानी बहकर बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पर इसे पक्का करके बीच में पानी का भाग इकट्ठा किया जाता है। इस आधार पर आप देखें कि वर्षा का मानसून के समय में जो अतिरिक्त जल है वो यहाँ पर एकत्र होता है। इस आधार पर जो जल स्तर है उसको हम स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं बढ़ा पाते हैं। साथ साथ आसपास के क्षेत्र में जो वनस्पति हैं उनके भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और पेड़ पौधे एक तरह से आसानी से अपनी जड़ें जमा सकते हैं। तो इससे अगर वर्षा के समय पानी का प्रवाह तेज होता है, और आप देखें वर्तमान में राजस्थान में कई नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो इस प्रकार के जो नदीस या तालाब हैं उनके माध्यम से जो भी पेड़ पौधे हैं वो एक तरह से अपने आप को मजबूती से स्थापित करते हैं, तो बाढ़ की संभावना भी एक तरह से ये कम करने में मदद करते हैं। इन तालाबों में जो भी पानी इकट्ठा होता है, सूखे जो महीने होते हैं जहाँ पर मानसून की वर्षा नहीं है, उसमें चाहे व्यक्तियों की बात करें, जानवरों की बात करें, मवेशियों की बात करें, या जो जंगली जानवर आसपास के क्षेत्र हैं वो अपनी प्यास बुझा पाते हैं। राजस्थान में नदी या तालाब की अगर हम बात करें तो सदियों से जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्र में, जो प्रमुख रूप से एक शुष्क क्षेत्र माने जाते हैं, ग्रामीण जो आवश्यकताएं पेयजल की होती हैं या जल की अन्य आवश्यकताएं हैं उनको प्रमुख रूप से पूरा करता है। दूसरा अगर हम महत्वपूर्ण राजस्थान में एक तंत्र देखें तो वो ओरान के रूप में है। इसको एक तरह से हम एक छोटे नखलिस्तान कह सकते हैं और राजस्थान में माना जाता है कि इस तरह के लगभग 25,000 ओरान उपस्थित हैं। इनमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो छोटे इलाके में वनस्पतियां बड़े पैमाने पर उत्पन्न की जाती हैं। ये ओरान राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि छोटे जंगल के एक रूप होते हैं। तो यहाँ पर जंगल के साथ साथ जो घास के भाग एक तरह से रहते हैं, तो ये जानवरों के लिए चारे का भी प्रमुख रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओरान और नदीस की बात करें, यानी ये नदीस या अगर हम तालाब की बात करें और ये ओरान की, ये दोनों मिलकर मिश्रित रूप में जल और चरागाह का एक तंत्र बनाते हैं। तो ये जल है और ये चरागाह के लिए स्थितियां एक तरह से बनती हैं। तो ये दोनों मिलकर राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से जोधपुर और बाड़मेर में, वहां पर स्थितियों को काफी आसान रखते हैं। आप ध्यान रखें कि जल धारण अपनी क्षमता के कारण वर्षा के जल को आसानी से ये जो नदीस हैं या तालाब हैं वो इकट्ठा करते हैं
और भविष्य की आवश्यकताओं को एक तरह से पूरा करने के लिए ये पर्याप्त रूप में जल बनाकर रखते हैं। सम्मिलित रूप में अगर हम उड़ान और नदी या तालाब की बात करें तो ये मिलकर एक तरह का सूक्ष्म जलवायु तंत्र बना देते हैं। वैश्विक स्तर पर जो ताप वृद्धि है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो हम देख रहे हैं उससे अगर हम निपटना चाहते हैं तो इस तरह के जो स्थानीय हमारे उपाय हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको सदियों से स्थानीय स्तर पर अपनाया जा रहा है और वो माने जाते हैं कि वहां पर लाभ प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में नदी या तालाब और उड़ान की अगर हम बात करें तो ये दोनों तंत्र मिलकर एक मिश्रित रूप में जल और चरागाह के तंत्र बनाते हैं और ये किसी भी भारत के शुष्क क्षेत्र के लिए एक अच्छा उदाहरण है। शुष्क क्षेत्रों में भारत में जब भी हम जल संकट के समाधान की बात करेंगे, आप उड़ान और नदीस का ये जो तंत्र है उसको अच्छे से बता सकते हैं और मुख्य परीक्षा में जब भी आप इस तरह से जल संरक्षण के किसी प्रश्न को लिखते हैं तो ये उदाहरण सटीक रूप में उपयोग करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का अगला आलेख हम देखते हैं, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम बिगेस्ट डाटाबेस ऑफ कंट्रीज फ्लोरा इज ए ग्लोबल हिट। भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो 1 जुलाई को एक वर्चुअल हर्बेरियम प्रारंभ किया गया है। आप सभी अभ्यर्थी अपने स्कूल के दिनों में इस तरह के हर्बेरियम फाइल को बना चुके होंगे, जहां पर अलग अलग फूल पत्तियों को इकट्ठा किया जाता था सुखाकर और हम हर्बेरियम फाइल को बनाते थे। तो इसी को वर्चुअल रूप में यहाँ पर बनाया गया है। भारत में अलग अलग जो भी वनस्पति के प्रकार हैं उनको इस वर्चुअल हर्बेरियम में एक तरह से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 31 जुलाई को मन की बात में भी प्रमुख रूप से बात कही गई थी। तो इसी संदर्भ में हम प्रमुख रूप से अगर चर्चा करें तो यहाँ पर यह जो एक तरह से निर्माण किया गया है इसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है और इसी 1 जुलाई को कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर लगभग 1 लाख पौधों के नमूने विवरण के साथ उपस्थित हैं और देश में अगर हम देखें तो ये वर्तमान में वनस्पतियों का सबसे बड़ा वर्चुअल डाटाबेस है। इस प्रकार से जो वर्चुअल हर्बेरियम बनाया गया है इसमें कोई भी नमूना होगा किसी भी वनस्पति का तो उसमें पादप का वर्गीकरण, संरक्षण, आवास हानि और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसको माना जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी वनस्पति ए के संदर्भ में वर्चुअल हर्बेरियम में कोई डाटा है और भविष्य में आगे चलकर जब अध्ययन किया जाता है और ये वनस्पति उपस्थित नहीं होती है तो हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देख सकते हैं। तो इस रूप में हमारे पास जो हर्बेरियम वर्चुअल रूप में उपस्थित है उसके आधार पर भारत में वनस्पति की जो स्थिति है उसके संदर्भ में अनुमान लगाना आसान होगा। तो ये कहीं ना कहीं वनस्पतियों के संरक्षण की स्थितियों को भी बेहतर करेगा। इस प्रकार का जो डिजिटल हर्बेरियम बनाया गया है उसमें संरक्षित पौधों के नमूने, वैज्ञानिक नाम, संग्रह स्थान और संग्रह तिथि, जिस व्यक्ति के द्वारा वनस्पति का नमूना इकट्ठा किया गया है उस कलेक्टर या संग्रहकर्ता का नाम और बारकोड संख्या एक तरह से यहाँ पर दी जाती है। इस डिजिटल हार्बेरियम में आप देखें तो राज्यवार डाटा भी एक तरह से दिया गया है और ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी आप अपने राज्य के संदर्भ में जो अलग अलग पौधे हैं उनको भी इस डिजिटल हार्बेरियम में खोज सकते हैं। इस प्रकार से ये जो डिजिटल हार्बेरियम है ये स्थानीय स्तर पर हमारी जो वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण की प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा देगा। इस पोर्टल में भारत में वनस्पति विज्ञान के जो संस्थापक माने जाते हैं विलियम रॉक्सबर्ग, उनके कार्य भी प्रमुख रूप से दिए गए हैं। साथ साथ नाथानियल वॉलेज और जोसेफ डाल्टन हुकर का जो भारत में वनस्पतियों के संदर्भ में कार्य किया गया है उसको भी यहाँ पर प्रमुख रूप से संग्रह करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार का जो डिजिटल हर्बेरियम बनाया गया है इससे भारत में वनस्पतियों के संरक्षण की जो स्थितियां हैं उनमें बेहतर रूप में भविष्य में कार्य हो पाएगा और साथ साथ लोगों में वनस्पतियों के संदर्भ में जो जागरूकता है वो फैलाने में भी मदद मिलेगी। आज के अंतिम आलेख को देखते हैं और ये एक प्रकार के अध्ययन के संदर्भ में है। प्रमुख रूप से अगर हम कर्नाटक में बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा एक अध्ययन किया गया है और इसमें अगर हम रॉक अगम की एक प्रजाति की बात करें तो यह एक प्रकार का बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली है। इस प्रायद्वीपी रॉक अगम छिपकली के बारे में आप ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से यह एक तरह से ठंडे रक्त वाला जीव है, यानी इसके शरीर का जो तापमान है वो उसके आसपास की जो स्थितियां उसके अनुसार नियंत्रित होता है। तो प्रमुख रूप से इस छिपकली के द्वारा किसी भी चट्टान या आसपास के क्षेत्र जो गर्म होते हैं वहां से एक तरह से ऊष्मा प्राप्त करके अपने शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। तो अध्ययन के माध्यम से ये एक तरह से सामने आया है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान की स्थितियां थोड़ी सी बढ़ी हैं या तापमान जहां पर बढ़ सकता है उन जगह पर ये छिपकलियां तेजी से एक तरह से अपने आप को विस्तारित करती हैं या अपने एक तरह से जो रहने के स्थान है उनमें परिवर्तन करती हैं। इनके संदर्भ में देखा गया है कि जो चट्टानी स्थल हैं या जहां पर एक तरह से तापमान ज्यादा गर्म हो सकते हैं वहां पर प्रमुख रूप से ये अपने निवास को बदलते रहते हैं। इस रूप में इन छिपकलियों के अध्ययन के माध्यम से हम भारत में शहरीकरण की जो प्रक्रिया है या तापमान वृद्धि की जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं।
जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, जो भी हमारे जंगल के क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे एक तरह से कम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जहाँ पर तापमान की स्थितियाँ बढ़ने और घटने को लेकर किसी भी तरह के परिवर्तन बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पर ये छिपकलियाँ आसानी से नहीं रह सकती हैं। ये उन क्षेत्रों में अपने प्रवास को एक तरह से करती हैं जहाँ पर ये आसानी से अधिक तापमान प्राप्त कर पाएं। तो इस रूप में आप देखें चट्टानी और जो गर्म क्षेत्र है वहां पर इनके पाए जाने की संभावना बढ़ती है। तो अगर कहीं पर इनकी स्थिति या उपस्थिति बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर तापमान बढ़ने की स्थितियां एक तरह से बनी हैं। तो तापमान वृद्धि की जो स्थितियां हैं, जो शहरीकरण का एक बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं हम इन छिपकलियों के बारे में अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। इनके द्वारा प्रमुख रूप से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके बारे में भी एक तरह से अनुमान मिलता है, क्योंकि जब हम इन छिपकलियों की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो कीट हैं उन पर ये निर्भर करती हैं। और इन छिपकलियों का भोजन प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सांप के द्वारा किया जाता है, या कभी कभी इनका भोजन कुत्ते या अन्य प्रकार के जो जानवर हैं वो भी करते हैं। तो आप देखें तो एक पूरी जो खाद्य श्रृंखला है उसका पता इन छिपकली की अगर उपस्थिति है तो उससे लग सकता है। जैसे जैसे बेंगलुरु शहर का विकास हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों में ये छिपकली धीरे धीरे एक तरह से कम हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि पूरी जो खाद्य श्रृंखला है उसका नुकसान हो रहा है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय रॉक अगम नाम की इस प्रकार की जो छोटी छिपकली की प्रजाति है वह भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक तरह से सूचक हो सकती है, क्योंकि कहीं पर इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उस जगह पर तापमान और खाद्य श्रृंखला के बारे में हमें अनुमान देती है। तो इस रूप में ये जो हमारे छोटे जीव हैं इनके अध्ययन को भी एक तरह से बढ़ाकर हम शहरीकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ जो संरक्षण की प्रक्रियाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर उस पर एक तरह से ध्यान दे सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल की आवश्यकता को बताते हुए इससे संबंधित प्रमुख विवादित बिंदुओं को भी स्पष्ट करें। 150 शब्द, 10 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल की आवश्यकता के संदर्भ में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का जो मामला है उसे आप बताएं। मुख्य भाग में श्री कृष्ण समिति का जो गठन किया गया उसकी जो रिपोर्ट है उसके प्रमुख बिंदुओं को आपको बताना है। और वर्तमान में अगर बिल को वापस लिया गया है तो ऐसे कौन से विवादित बिंदु हैं जिसके आधार पर इसको वापस लिया गया है वो आपको चर्चा करना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे डाटा स्थानीयकरण के विवादित बिंदु का समाधान इसे उपयोगी बनाएगा। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए, सरकार के लिए और तकनीकी कंपनियों के लिए। खासतौर से भारतीय स्टार्टअप इसको लेकर काफी एक तरह से सशंकित हैं। तो डाटा स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया है वो नए बिल में एक तरह से सही रूप में अगर लाई जाए तो ये भारत में एक तरह से डाटा के संदर्भ में जो प्रक्रिया है उनको आसान करेगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, शुष्क क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए स्थानीय उपाय सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। उपरोक्त कथन का विश्लेषण उदाहरणों द्वारा करें। 150 शब्द, 10 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना, भूमिका, शुष्क क्षेत्र में जल संकट की स्थिति को बताएं। आप शुष्क क्षेत्र भारत में जैसे राजस्थान का उदाहरण दे सकते हैं कि जहां पर मानसून के समय में वर्षा बहुत भारी नहीं होती है, तो इस रूप में जल संकट की स्थितियां बनी रहती हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है कि जल संकट के प्रमुख रूप से कारण एक तरह से क्या है। कारण आप बता सकते हैं किस तरह से जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं, या अगर हम देखें जंगलों का जो विनाश हो रहा है तो ये एक बड़े कारण है। साथ साथ अगर हम जलवायु स्थितियों की बात करें तो जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर जल संकट की स्थिति सामान्य तौर पर रहती है। शुष्क क्षेत्रों में जो जल संकट की स्थितियां हैं उनके समाधान के लिए स्थानीय उपाय कारगर होते हैं। जैसे हम नदीस या तालाब और ओरन जो राजस्थान में एक तरह से उपयोग किए जाते हैं उनका उदाहरण दे सकते हैं। तो उसके आधार पर आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि स्थानीय उपाय जल संकट के समाधान के लिए शुष्क क्षेत्र में सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो अनिश्चितताएं हैं उनके खिलाफ अगर स्थानीय लचीलापन हम लाना चाहते हैं, स्थानीय उपाय यानी जो उपाय स्थानीय स्तर पर सदियों से उपयोग किए जा रहे हैं उनका महत्व हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसको विस्तारित करना पड़ेगा। तभी हम एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो अनिश्चितताएं हैं उनका सामना कर सकते हैं। यह हमारा 7 अगस्त 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।